जो सबसे ज्यादा चर्चा में है एक शो आपका काली सलवार। आज जिस मुकाम पे ये शो है या जिस तरीके का सोशल बज है इस शो के लिए, इसका इंसेप्शन पे चलते हैं। नेम अ डायरेक्टर जिसे असिस्ट करने के लिए आप सब कुछ छोड़ सकते हैं। यार रिहर्सल रूम में तो बहुत बातें होती हैं। एक प्ले दैट चेंज द वे यू लुक एट थिएटर। एजुकेशन से इंजीनियर है, तो क्या सफर था एक इंजीनियर से आज आप जो डायरेक्टर बने। इस सफर को एक बार थोड़ा सा बताइए, कैसा माहौल था, कब आपको रियलाइज हुआ कि सिनेमा आपके लिए एक पैशन है। वहां से फिर मुझे लगा यार व्हाई नॉट एक्टिंग, एंड देन सडनली सम वन फाइन डे आई फाउंड, क्योंकि आपका अप्रिसिएशन वाला पार्ट भी वहीं से आता है। करेक्ट, आप अप्रिशिएट भी तो करते हो, क्या कमाल की लाइटिंग थी यार। द फर्स्ट थिंग दैट आई रियली वांट इन एन एक्टर, संजय लीला भंसाली और राजकुमार हिरानी। यार क्या कर रहे हो आप। 3 books that people should read who are into cinema। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका थिएटर के साथ रिश्ता सिर्फ पुराना ही नहीं है बल्कि पूरी तरह जिया हुआ है। 12 सालों से थिएटर के वुडन फ्लोर पर 150 से ज्यादा शोज करके उन्होंने अपनी पहचान को तराशा है, सिर्फ एक्टर के तौर पर ही नहीं बल्कि एक डायरेक्टर के रूप में भी। दिल्ली के कई मशहूर थिएटर हाउसेज जैसे FTS, सिली सोस, इमेजो के साथ काम कर चुके हैं। बगदाद का गुलाम, एक सपने की मौत, ध्रुव स्वामिनी और प्रेम नारायण जैसे शोज का हिस्सा रह चुके हैं और इनके सफर ने कई कहानियों को जिंदा किया है। और आजकल जो शो सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा चर्चित है, काली सलवार, उस लाजवाब प्रोडक्शन को भी इन्होंने ही डायरेक्ट किया है। स्टेज की हर आवाज, स्पॉटलाइट की हीट और आखिरी ताली का वो जादू सब फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है। सो लेट्स गिव इट अप फॉर समवन हु ट्रूली लिव्स द स्टेज, अर्जुन सिंह। और सर कैसा चल रहा है सब कुछ अभी? सब बढ़िया यार, ऑल वेल। आप बताइए। मैंने आपके शोज देखे हैं, सब चीजें देखी हैं, बट हमेशा से एक चीज मेरे को नोटिस हुई है, मैंने आपका बायो भी पढ़ा है, आप एजुकेशन से इंजीनियर हैं। तो क्या सफर था एक इंजीनियर से आज आप जो डायरेक्टर बने। इस सफर को एक बार थोड़ा सा बताइए, कैसा माहौल था, कब आपको रियलाइज हुआ कि सिनेमा आपके लिए एक पैशन है। यार एज यू राइटली सेड, आई एम एन इंजीनियर बाय क्वालिफिकेशन। और अब जैसे बोलते हैं ना कि इंडिया में क्या होता है, आप इंजीनियर बनने के बाद सोचते हो कि आपको करना क्या है। तो मेरे साथ भी सेम वही कहानी घटित हुई कि मैं इंजीनियरिंग में गया, अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की, 4 साल शिद्दत से मेहनत की। उसके बाद मुझे लगा कि यार ये तो वो चीज़ है ही नहीं, वो फील्ड है ही नहीं जिसमें मैं रहना चाहता हूँ। आई कांट डू अ 9 to 5। नो ऑफेंस टू एनीवन, मतलब मैं आई एम नॉट डिमीनिंग द प्रोफेशन, आई एम जस्ट सेइंग कि मैं अपना पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस क्या कहता है या मुझे उस टाइम पे क्या फील हुआ। तो मैंने कहा यार ये तो मैं नहीं कर सकता हूँ। एंड सडनली समथिंग इनसाइड मी शिफ्टेड उस टाइम पे बिकॉज ऑफ माई पर्सनल माई फैमिली ऑल्सो। अ ट्रेजेडी हैपेंड विद मी एंड माई प्रोफेशनल लाइफ जो होने वाली थी वो वहाँ से हट गई। तो अंदर कुछ चल रहा था, फिर बाहर जो रीजंस रहे उसकी वजह से मैंने कहा यार आई वांट टू एक्सप्रेस माई सेल्फ इन विच एवर फॉर्म। मुझे नहीं पता था कि एक्टिंग ही होगी वो वाला मीडियम, मुझे कुछ एक्सप्रेस करना है अपने आप को। मैंने स्कूल में कुछ स्किट किया था, कुछ शोज किए थे, थिएटर शोज किए थे स्कूल में। कॉलेज में फर्स्ट ईयर में इनफैक्ट किया था मैंने एक थिएटर प्ले। वहाँ से फिर मुझे लगा यार व्हाई नॉट एक्टिंग, एंड देन सडनली सम वन फाइन डे आई फाउंड एन एड जो बैरी जॉन एक्टिंग स्टूडियो का एड था। तो मैंने कहा यार लेट्स ट्राई दिस, एंड उसके बाद तो यार आई थिंक एज दे से रेस्ट इज हिस्ट्री, एंड मैं बन गया हूँ। मतलब अब जो मैं खुश हूँ, मतलब आई कांट से कि मैं बन गया हूँ या आई हैव अराइव्ड, बट जहाँ पे मैं हूँ, जिस स्थिति में मैं हूँ अभी अपने साथ क्रिएटिवली, आई एम हैप्पी। तो इस स्थिति में अभी एक जो सबसे ज्यादा चर्चा में है एक शो आपका काली सलवार। आज जिस मुकाम पे ये शो है या जिस तरीके का सोशल बज है इस शो के लिए, इसका इंसेप्शन पे चलते हैं। कब आपके माइंड में थॉट आया कि मैं ये शो बनाना चाहता हूँ या डायरेक्ट करना चाहता हूँ, या उसकी इंस्पिरेशन क्या थी? क्या आप पहले से इसके बारे में पढ़ रहे थे या पहले कभी सोचा था इसको बनाना है? यार इसकी कहानी एक्चुअली गोज बैक टू 2017 आई थिंक, या 2017। तो मेरे मेंटोर हैं मिस्टर अतुल सत्य कौशिक, तो वो इस प्ले के डायरेक्टर थे उस दौरान। काली सलवार प्ले होता था और चल रहा था उस टाइम। तो आई हैड द गुड फॉर्च्यून टू वॉच दिस प्ले। श्री राम सेंटर में हम लोगों ने वो शो देखा था। तो उस दिन मुझे देखने के बाद कुछ आई फेल्ट समथिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। I can't put those feelings into words, but it was a musical again.
तो जिस तरीके से उनका डायरेक्शन था, जिस तरीके से किरदार उन्होंने बनाए थे, ऑब्वियसली कहानी मंटो की है, बट आप उन्होंने जो अपना फ्लेवर दिया था और जिस तरीके से वो कहानी दर्शकों तक पहुंची थी, मेरे अंदर कुछ उस दिन शिफ्ट हो गया था। एंड आई थॉट कि यार आई वुड वांट टू प्ले शंकर इन दिस प्ले, मुझे शंकर तो करना ही है। आई वुड वांट कि मैं इस प्ले के साथ किसी ना किसी तरीके से एसोसिएट हो जाऊं। फिर वो 2019 में हम लोगों ने अतुल सर के डायरेक्शन में ही मैंने शंकर कर लिया। तो मैंने कहा यार ये तो हो गया, अब ये तो कुछ मतलब ठीक था, इट वाज गुड, बट उतना मजा नहीं आया। पर ये कहानी मेरे साथ हमेशा रही, काली शलवार। मैं पढ़ता रहा, फिर इसके अलग अलग रेंडिशंस में देखता रहा, कहानी को मैंने अलग अलग तरीके से अलग अलग एंगल से सोचने की कोशिश भी की। म्यूजिक के एंगल से मैंने कई बार सोचा, काफी लोग इसको समझेंगे यार म्यूजिक के एंगल से, बिकॉज जो हम लोग जो गजल सुनते हैं, ठुमरी सुनते हैं, या किसी भी फॉर्म ऑफ म्यूजिक अगर आप पसंद करते हो, उसके थ्रू आप अपने किरदारों को खोजने की कोशिश करते हो, या उसके थ्रू अपनी कहानी को खोजने की या उस तक पहुंचने की कोशिश करते हो। मैंने वो भी किया। एंड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आई रीच्ड अ स्टेज जहां पे मुझे लगा यार ये कहानी कभी ना कभी तो मैं कहूंगा अपने तरीके से। वो मौका आया फिर 2023 में। एक्टर्स ट्रुथ एक संस्था है, द एक्टर्स ट्रुथ, बॉम्बे में, मिस्टर सौरभ सचदेवा, ही इज द मेंटोर देयर। उनका एक फेस्टिवल होता है अंतरंग, उसका 5वां एडिशन था। अच्छा। उस साल 2023 में। एंड दे वर लुकिंग फॉर डायरेक्टर्स। कुछ प्लेज की बात हो रही थी कि 10 प्लेज होंगे, उसमें से सेलेक्ट होकर 6 जाएंगे, फिर 4 जाएंगे। हमने उसमें डाला अपना एप्लीकेशन, मैंने प्ले का नाम लिखा काली शलवार। एंड देन हम काली शलवार को अब आई थिंक 2.5 साल हो गए उसके बाद। एंड दैट्स द जर्नी। मतलब और उस दौरान जब हम प्ले बना रहे थे, मुझे जो मेरे पिछले 5 साल या उस टाइम तक 7 साल हो चुके थे आई थिंक, जितने मेरे एक्सपीरियंसेस थे अपनी जिंदगी को लेके, या फॉर एग्जांपल जो प्ले हमारा बेस्ड है प्रोस्टिट्यूशन पे, प्रोस्टिट्यूट्स को लेके जो मेरा जो एक नजरिया बना था, उसको मैंने डालने की कोशिश की। और जो मैं बोल रहा था कि म्यूजिक के थ्रू जैसे मैं चाह रहा था चीजें करना, वो करने की कोशिश की। और बस आज हम यहाँ पे हैं जहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि आई एम इन अ वे प्राउड ऑफ माई टीम and the effort that we have put in as a group. Yeah. नहीं, I witnessed this show in the first show, and जैसा आपने बोला, आपने कभी एक्सपीरियंस किया था जब आप देख के गए थे शो, वैसे ही एक्सपीरियंस आई थिंक कोई भी ऑडियंस जो जा रही है देखने, सबको ये फील होता है। मैं अभी आपसे ऑफ कैमरा भी आपको ये बोल रहा था कि ये जब हम लोग भी ये शो देख के गए थे, कहीं ना कहीं रह गया था हमारे अंदर, रास्ते भर उसकी बात करना, घर में खाने पे उसकी बात करना, और दोस्तों से उसकी बात करना, लोगों को कन्विंस करना कि एक बार जाओ देख के आओ। तो डेफिनेटली बहुत इम्पैक्टफुल है, एक स्ट्रॉन्ग टॉपिक को एड्रेस भी कर रहा है। एंड इट वाज लवली टू वॉच। आई वुड रिकमेंड एवरीवन टू गो एंड वॉच जहाँ भी वो है। बट आपने बात करी एक टीम को बनाना, एक टीम बनती कैसे है? जितना हमने देखा है कि टीम परफॉर्मेंस से ज्यादा रिहर्सल्स में बनती है। तो हमें कुछ ऐसी बात बताइए रिहर्सल्स रूम के बारे में, जैसे क्रिकेट में ड्रेसिंग रूम टॉक्स होती है, वैसे रिहर्सल रूम में कौन सी ऐसी बातें जो ऑडियंस को कभी देखने या सुनने को नहीं मिलती? यार रिहर्सल रूम में तो बहुत बातें होती हैं। मतलब इनफैक्ट हमारा जो प्रोसेस है वो इनफैक्ट बातों का ही प्रोसेस है, हम बातों को ही खाते हैं। अपनी टीम को हमेशा मैं बोलता हूँ कि आई एम नॉट द ओनर ऑफ दिस थिंग। मैं इसका कोई मालिक नहीं हूँ, मैं आपको चीजें बताऊंगा और आप करोगे, ऐसा नहीं है। हम मिलके कुछ बना रहे हैं। इट इज अ वेरी कोलैबोरेटिव एफर्ट, और वो उसको उस तरीके से चलाते हैं। तो उसमें क्या होता है, जब आप बोलते हो कि ये एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है, मिलके कुछ बनाएंगे, तब मैं कुछ कहूंगा, आप कुछ कहोगे, आपकी मैं सुनूंगा, आप मेरी सुनोगे, कुछ बात मैं आपकी नहीं सुनूंगा, कुछ आप मेरी नहीं सुनोगे। तब जाके जो चीज बनेगी ना, वो ऐसी होगी जो शायद ऑडियंस तक पहुंच जाए। तो आपने बात की रिहर्सल रूम की, तो हम तो बात ही करते हैं वहां पे। ज्यादातर हमारी शुरू के 2-3 घंटे, अगर हम 8 घंटे की या 10 घंटे की रिहर्सल का सैंपल साइज लें, तो उसमें शुरू के 4 घंटे तो बात ही होती है। बातें होंगी उसमें, फिर किरदारों के बारे में बातें होंगी, कहानी है, कहानी क्या कहना चाहती है, तुम्हारे हिसाब से कहानी क्या कहना चाहती है। भाई मेरे हिसाब से तो ये कहती है, मैं तो डायरेक्टर हूँ, मेरा एक पर्सपेक्टिव है। आपके हिसाब से क्या कहती है? आप इसमें सुल्ताना प्ले कर रहे हो, या आप शंकर प्ले कर रहे हो, या आप इसमें मुख्तार हो, या आप इसमें खुदा बख्श हो, तो आपके हिसाब से कहानी क्या कहना चाहती है। तो वो जो बातें होती हैं, उसके बाद कुछ ऐसा निकल के आता है जो सबके लिए काम करता है या सबके लिए काम कर सकता है। रही बात रिहर्सल रूम में, डिसएग्रीमेंट्स बहुत होते हैं।
हमारे में तो होते हैं बहुत ज्यादा, मतलब ऐसे हाँ कुछ हद तक मैं प्रोसेस को डेमोक्रेटिक रखता हूँ। उसके बाद यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन, ऑब्वियसली इट इज अ प्ले, आप यू आर द सेलर ऑफ द शिप, आप ओनर नहीं हो बट सेलर तो हो, तो आपको सही डेस्टिनेशन पे सही मुकाम पे अपनी चीज को पहुंचाना है। पर कुछ हद तक हम ओपन रखते हैं फोरम को, और वहाँ पे बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, आपस में बहुत सारी बातें होती हैं जो कि प्ले के हित में ही होती हैं। पर कभी कभी ऐसा होता है कि आपको लगता है यार नहीं, अब ना चीज बाहर जा रही है, एक दायरा है, उसके दायरे से बाहर जा रही है, अब मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा, तब मैं थोड़ी अपने हाथ में लगाम लेता हूँ। उसके बाद जो बातें होती है वो मैं आपको नहीं बता सकता वो मेरे एक्टर्स आपको कभी बताएंगे, वो भी ऑफ कैमरा बताएंगे, वैसे नहीं बताएंगे। तो या नो, गुड टू नो। आई हैव बीन पार्ट ऑफ सम थिएटर शोज एज वेल। तो जो हमने रिहर्सल रूम में क्या होता है, जब तक डायरेक्टर नहीं होता तब तक तो कुछ भी नहीं होता हमारे हिसाब से तो। बट ठीक है, बहुत अच्छा लगा ये बात सुन के। जब आप बात कर रहे थे एक्टर की या लाइन ड्रॉ करने की, कई बार क्या होता है, समटाइम द एक्टर इज सो गुड दैट ही वांट्स टू यूज हिज ओन क्रिएटिविटी, इम्प्रोवाइजेशंस, एंड समटाइम दैट कुड अगेन डिटूर योर मैसेज। वो जो आप मैसेज डायरेक्टर देना चाह रहा है, एक्टर इम्प्रोवाइज करना चाहता है, उसको लगता है कि आई डोंट थिंक सो आई नीड सो मच ऑफ डिटेलिंग, आई कैन डू इट, आई अंडरस्टैंड योर थिंग, बट वो उस डायरेक्शन में नहीं जा रहा। ऐसे टाइम पे आप उस एक्टर के कॉन्फ्लिक्ट को कैसे डील करते हो विदाउट उसके कॉन्फिडेंस को गिराए? वेरी गुड क्वेश्चन। मतलब मी बीइंग एन एक्टर, आई कैन कंप्लीटली रिलेट टू व्हाट यू आर सीइंग, व्हाट योर क्वेश्चन इज। तो ऋषभ, उसमें होता क्या है यार, देखो जब जैसे मैं चीज़ों को देखता हूँ, एक एक्टर अपना कुछ लेके आएगा ऑब्वियसली, अगर वो एक प्रोजेक्ट में आ रहा है, एक प्रोसेस में आ रहा है, वो अपना कुछ लेके आएगा, तभी फायदा भी है। अगर आप उसको सिर्फ वो कराना चाहते हो जो आपको लगता है सही, तो या फिर तो व्हाट्स द यूज, मतलब आप सिर्फ उसका चेहरा यूज कर रहे हो। करेक्ट। अगर एक एक्टर प्रोसेस में आ रहा है, वो अपना कुछ कहना चाह रहा है, वो आपके प्ले को आपके पर्सपेक्टिव से कहीं आगे, कहीं और बढ़िया मुकाम तक लेके जा सकता है। पहली चीज तो ये, वो पॉसिबिलिटी हमको लेनी चाहिए, वो पॉसिबिलिटी मान के चलना चाहिए, वो होगी ही। और वो पॉसिबिलिटी एक्चुअली में ऐसी चीज है जो जो बहुत जरूरी है आपके आपके प्रोसेस के लिए, आपके प्ले के लिए, एक चीज। दूसरी चीज, आपका सवाल ये है कि वो अगर फैल जाए या कुछ बात ऐसी हो जाए कि यार ये सड़क से उतर गई, बात ना कच्चे में चली गई, डिटूर हो गया, फिर क्या? देन आप हो किस लिए? What like you are here to control that, you are the sailor of the ship, जैसे मैंने बोला, you are the director, तो आपको डायरेक्शन देनी पड़ेगी। उसको बड़े जो बालन को काटना पड़ेगा, थोड़ा सा उसको काट छांट करके, यार ये सही था पर ये लाइन हटा देते हैं, या फिर ये वाला जेस्चर, ये वाला पोस्चर हटाते हैं, फिर देखते हैं क्या निकल के आ रहा है। तो एज आई सेड, वो कोलैबोरेटिव एफर्ट होता है। आई थिंक अगर आपकी टीम अच्छी है, अगर आपके जो लोग हैं इन सिंक हैं विद यू एंड द विजन इज सेम, तो वो चीजें इजी हो जाती हैं। कुछ कुछ ऐसे एक्टर्स होते हैं जो जो ईगो पे ले जाते हैं कभी कभी, कि यार मैंने किया है तो मैं तो ऐसा ही करूंगा, ऐसे ही करूंगी। फिर आपको थोड़ा सा स्टैंड लेना पड़ता है, विच इज अगेन मेरे साथ ज्यादा ऐसा हुआ नहीं है। आई हैव बीन वेरी लकी विद द फैक्ट कि मेरी टीम हमेशा, मुझे जेन्युइन लोग मिले हैं जो कि अपना फायदा नहीं देख रहे हैं, वो अपनी टीम का फायदा देख रहे हैं, अपनी टीम के साथ कुछ क्रिएट कर रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे हैं कि मेरा क्या निकल के आने वाला है पार्ट, या हाउ एम आई गोइंग टू लुक इन दैट पर्टिकुलर सीन। ऐसा कोई नहीं सोच रहा है। लोग ये सोच रहे हैं कि हम कहानी कन्वे कैसे कर पाएंगे। तो मैं उस मामले में लकी रहा हूँ। पर हाँ, कभी कभी मौका ऐसा आता है जब आपको बोलना पड़ता है, यार देखो ये काम नहीं कर रहा है, लेट्स डू दिस इन अ डिफरेंट वे, इसको अलग तरीके से, मेरे तरीके से करके देखते हैं। पर जब मैं अपनी बात करता हूँ एज एन एक्टर, तो मुझे भी लगता है यार मैंने जो किया है ना, वो आपके अंदर वो हमेशा लालच रहता है कि जो मैंने किया है वो आ जाए, वो फाइनल एडिट में या फाइनल स्टेज पे वो वाली चीज पहुंच जाए। पर अगर आप थोड़ा लार्जर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में चीज़ों को देखोगे, you'll अंडरस्टैंड कि यार नहीं, योर डायरेक्टर वाज राइट, और मे बी ही वाज नॉट राइट, बट मेरा जॉब था ये करना, मैंने कर दिया। ये बातें सुनने में बहुत आसान लगती हैं, बट आई नो एक रूम में जब आप ये सब डिस्कशंस करते हो, एक एक्टर के साथ कंफ्लिक्ट होता है, तो कितना मुश्किल होता है एक डायरेक्टर के लिए वो सब चीजें हैंडल करना, कीपिंग इन माइंड कि मुझे शो भी करना है, इन सबको टीम में बना के भी रखना है। yes. क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी एक्टर को ऐसा लग रहा हो कि मेरा पोटेंशियल ज्यादा है, बट जो मुझे रोल मिल रहा है कंटिन्यूअसली, हमेशा वो बहुत कम है? हमेशा होता है। और उस वजह से क्या वो ऐसा भी होता है कि प्लेस छोड़ देते हैं, या फिर कुछ ज्यादा डिमांड होती है, पर्सनली आपको मैसेज करना शुरू कर देते हैं? क्या रहता है प्रोसेस ऐसे में? यार एक्चुअली ये चीज़ ना थोड़ा
व्हाट डू यू कॉल इट, ऑक्यूपेशनल हैजर्ड है ये हम्म, हमारे हमारे फील्ड का ना। ये एक्चुअली अगर आप एक्टिंग फील्ड की आप बात करते हो, द काइंड ऑफ पीपल दैट यू मीट एंड द काइंड ऑफ पीपल देर आर इन द इंडस्ट्री, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक्चुअली में उनको अपने आप को सेटिस्फाई करना होता है कि मैं, हम्म, जैसे मैं बोल रहा था कि हम्म, मैं कैसा लग रहा हूँ या मैं कैसी लग रही हूँ और मेरा किरदार या मेरा कैरेक्टर कहाँ तक पहुँच रहा है। हम्म, तो ऐसा कई बार हुआ है मेरे साथ, और इस प्रोसेस के दौरान ही हुआ। हम हमेशा टीम में हमारे एक रनिंग जोक है, काली शलवार में उतने लोग नहीं है जितने लोगों ने छोड़ दिया है। हम्म, मतलब जितने लोग हैं उससे तिगुने लोग छोड़ चुके हैं उसको। अगर अभी कास्ट में 15 लोग हैं तो 50-60 लोग करके जा चुके हैं कभी ना कभी। 2023 से 2025 के एंड पे हम लोग आज बैठे हैं, तो 2.5 सालों में काफी लोग गए हैं, काफी लोग रहे भी हैं। जो लोग रहे हैं वो छन के आ गई है बात कि यार ये लोग हैं जो रहने वाले हैं और लंबे टाइम तक, और ये वो लोग हैं जो प्रोसेस को रिस्पेक्ट करते हैं, ना कि अपने आप को एक पेडेस्टल पे रख के ये सोचते हैं कि भाई मैं आर्टिस्ट हूँ और मैं इस प्ले को चला रहा हूँ। एक बात। दूसरा सवाल आपका ये था कि लोगों को कैसे डील करते हैं। इट्स वेरी इजी, बहुत इजी है। अगर आप श्योर हो कि भाई मुझे ये करना है, मुझे ये कहानी कहनी है, उसमें इस तरीके के लोग चाहिए, इस तरीके का पर्सपेक्टिव चाहिए, इस तरीके की सेंसिबिलिटीज चाहिए, आप उनको देखते हो, उनको आइडेंटिफाई करते हो, एंड एज ए डायरेक्टर इट इज योर जॉब, वो आपकी क्राफ्ट ही वो है कि कौन लोग आपका पर्पस सॉल्व करेंगे, कौन लोग कहानी को सही तरीके से पहुंचा पाएंगे। आप उनको रखते हो, बाकी लोगों को बोलते हो कि जी नमस्ते, आप अपना जो आपको जहाँ आपकी चीज़ें सेटिस्फाई हो रही हो, ईगो सेटिस्फाई हो रही हो या आपकी अपनी क्राफ्ट सेटिस्फाई हो रहा है, वहाँ जा सकते हो। तो कास्टिंग आप खुद करते हैं शोज की? यार कास्टिंग एक्चुअली वो बहुत थोड़ा लंबा जवाब है, दे सकता हूँ। हाँ, प्लीज प्लीज। तो कास्टिंग का एक्चुअली होता क्या है कि कास्टिंग मैं करता हूँ ऐसा नहीं है, बट हाँ मैं डिसीजन वहाँ पे लेता हूँ जहाँ पे मुझे पता है कि यार ये मेरे किरदार के लिए ये एक्टर सूटेबल है। तो ऐसा नहीं है कि मैं ऑडिशंस कर रहा हूँ। काली शलवार में हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया। हम 3-4 लोग थे, 3-4 दोस्त थे, उन लोगों ने मिलकर एक स्क्रिप्ट को उठाया, स्क्रिप्ट को बनाया, स्क्रिप्ट के को काट छांट की उसमें से, उसका कुछ कोलैबोरेटिव एफर्ट जैसे मैं बोल रहा था वो किया, और फिर हम टीम बन गई। पर जब प्ले बन जाता है तब जो लोग आते हैं, तो वो लोग आपके साथ शुरू में नहीं थे, इंसेप्शन से नहीं थे, वो अब आए हैं। वो प्ले को किसी और नजरिए से देखते हैं, वो देखते हैं कि मैं करना चाहता हूँ इस प्ले को बिकॉज ये अच्छा प्ले है। अच्छा लग रहा है। उन्होंने वो वाली घिसाई नहीं की है अभी। तो वो आए हैं, उन्होंने उन्होंने देखा यार ये तो बढ़िया प्रोडक्ट, मुझे मुझे यहाँ पे प्लेस कर दो, बढ़िया चीज बनी है, मुझे प्लेस कर दो। तब आपका कॉल आता है कि भाई आप कास्टिंग किसको क्या रोल देना चाहते हो। ऐसा कई बार हुआ है कि मैंने एक डिसीजन लिया जो कि सही नहीं बैठा, मुझे किसी और एक्टर को करना चाहिए था पर किसी और ने कर दिया। तो वो you as you go you learn and then you sort of become this sharp director who knows कि यार मेरे प्ले के लिए कौन सा किरदार, कौन सा कैरेक्टर सही है या कौन सा एक्टर सही है। किरदार तो कहानी में होता है, कौन सा एक्टर सही है। पर कास्टिंग बहुत ट्रिकी है थिएटर में स्पेशली, बिकॉज आप यहाँ पे स्टार्स को कास्ट नहीं कर रहे हो, यहाँ पे आप एक्टर्स को कास्ट कर रहे हो जो कि कभी कभी कोशिश कर सकते हैं स्टार बनने की। करेक्ट। आप मूवीज में स्टार को कास्ट कर रहे हो, आप उनको उतना पैसा आप ऑफर करते हो बिकॉज वो एक ब्रांड वैल्यू एक लेके आते हैं। थिएटर में आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो। थिएटर में आप सिर्फ उन लोगों को कास्ट करना चाहते हो जो आपके विजन को पहुंचा दे, जो अच्छे किरदार, अच्छे जो किरदार को पकड़ के अच्छी अच्छी बात अच्छे तरीके से पहुंचा पाए। तो वहां पे थोड़ा ट्रिकी हो जाता है क्योंकि वो कभी कभी अगर वो स्टार बनने की कोशिश करेंगे तब आप तो इतने बड़े डायरेक्टर हो नहीं खुद, तो आप हाउ डू यू मैनेज दैट, वो थोड़ा ट्रिकी होता है। और आई थिंक वो इट कम्स विद एक्सपीरियंस, वो थोड़ा एक्सपीरियंस और कुछ सक्सेसफुल शोज के बाद आपको भी इतनी अथॉरिटी आ जाती है कि यार आप कह सकते हो कि यार डूड this is the line that I'm drawing and I don't want you to cross this particular line so that we can maintain the hygiene in the room. So वो I think उस तरीके से काम करती है। काली शलवार तो एक सक्सेसफुल शो है, हम सब सोशल मीडिया पे भी देखते हैं और कई लोग विदाउट सोशल मीडिया भी जो थिएटर लवर्स आते हैं देखते हैं, उनको अच्छा लगता है। बट समटाइम्स हम सब कहते हैं कि आप जिस जगह पे पहुंचते हो सिर्फ सक्सेस की सीढ़ी चढ़ते हो नहीं पहुंचते, आप लाइफ में फेलियर्स भी देखते हो। तो कोई ऐसा प्ले मे बी एज अ डायरेक्टर और एज एन एक्टर जो वेयर यू फेल्ड बट इट हैज चेंज्ड यू डीपली? Where I failed, वेरी गुड क्वेश्चन यार, मुझे एकदम से आई एम लिटिल
ओके, एक प्ले है हमारा बगदाद का गुलाम, तो रघुवीर सर का अडेप्टेशन है वो, सर्वेंट ऑफ टू मास्टर्स, इट्स एन इटालियन प्ले, उसका अडेप्टेशन था, हिंदी अडेप्टेशन। तो बैरी सर 1989 में करते थे मिस्टर शाहरुख खान के साथ, और मिस्टर मनोज वाजपेयी उसमें किरदार, रघुवीर सर खुद थे उस प्ले में, तो बैरी सर के डायरेक्शन में था वो। उसका हम लोगों ने एक अडेप्टेशन किया था, एक रेंडिशन किया था रादर 2014 में, तो इट वाज माय फर्स्ट प्ले। तो हुआ क्या कि वो रघुवीर सर का जो किरदार था उसमें गुलफाम का, अ सर्वेंट ऑफ टू मास्टर्स, एक गुलाम दो मास्टर्स को सर्व कर रहा है, तो उसके बाद जो केओस होता है, जो केओस के बाद जो कॉमेडी निकल के आती है, सिचुएशनल कॉमेडी जो आती है, वो उस बारे में प्ले है, बड़ा प्ले था। तो उसमें मैंने किरदार किया था गुलफाम का। अब हुआ क्या, जो एक और मेरे साथी कलाकार थे वो उसमें ये किरदार करते थे मुझसे पहले, तो उनके अंदर वो कंपटीशन की भावना ऑब्वियसली रहती है कि यार अर्जुन क्यों आ रहा है, मैं क्यों नहीं हूँ। तो ही एंडेड अप डूइंग द प्ले। मैं 2 महीने की रिहर्सल के बाद मैंने बहुत मेहनत की, सब कुछ किया, पर फाइनली बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस, वो पहले कर चुके थे इस वाले शो को, उन्होंने वो प्ले किया। तो मुझे यार बड़ा बुरा लगा, मैंने कहा यार ये तो मतलब मैंने 2 महीने रिहर्सल की, इतनी मेहनत की, मैं क्यों नहीं कर पाया। मैं 1 महीने तक मतलब पागलों की तरह घूम रहा था उस टाइम पे, बिकॉज अब आई वाज 23 आई थिंक एट दैट टाइम। तो आप अलग तरीके से, आपका दिमाग चल रहा होता है, तो आप सोचते भी चीज़ों को अलग तरीके से हो। तो मुझे लगा ये फेल हो गया मैं यहाँ पे, मैंने कहा यार अब ये तो क्या क्या होगा मेरे साथ अब, मतलब ये एक मौका था, ये मैंने लूज कर दिया, नाउ व्हाट। तो कहानी जो मैं बता रहा हूँ वो ये नहीं है फेलियर की। इसके बाद मुझे वो किरदार 1 महीने बाद मिल जाता है, बिकॉज डायरेक्टर ने मेरे अंदर दोबारा कुछ देखा, और वो शो इतना अच्छा हुआ नहीं था जो मेरे सह कलाकार ने किया था। तो आई सडनली गॉट दिस अपॉर्चुनिटी अगेन। तो मैंने पहला शो किया अपनी लाइफ का, थिएटर का, एज ए लीड, वो बहुत बढ़िया उसका रिस्पॉन्स आया। उसी का दूसरा शो 1 हफ्ते बाद था, उसका और कमाल रिस्पॉन्स आया। मैं तो यार मैं ऐसे हो गया, अभी 1 महीने पहले तक तो मैं बिल्कुल ऑलमोस्ट एट द वर्ज ऑफ डिप्रेशन था कि मैं फेल हो गया लाइफ में। अब एकदम से आप वैली में थे, अब एकदम पीक पे पहुंच गए आप। मुझे लगा यार ये तो कमाल हो गया, नाउ दिस इज इट, अब तो मैं आई हैव अराइव्ड, ये तो हो गया, अब तो लाइन मिल गई है मुझे, अब तो सीधा बॉम्बे जाके अब तो सब कुछ हो जाएगा। उसके 15 से 20 दिन बाद हमारा, मुझे याद है आज भी, 12 जुलाई 2015 हमारा प्ले था, हमारा शो था। उस शो के दौरान मुझे थोड़ा सा एक वो आपके अंदर एक वो आ जाती है कि यार मैं तो अब तो 2 शो हो गए, अब तो मैं ही हूँ, और वो होता है ना आपके अंदर एक वो सेंस ऑफ एयर आ जाती है। आई वॉज अ लिटिल इन टू दैट जोन उस टाइम पे। वो शो हो गया बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, अच्छा शो हुआ। अच्छे होने के बाद मुझे लगा यार अब तो बस मैं यहाँ का, इस थिएटर ग्रुप का मैं ही सर्वे सर्वा हूँ। हाँ, तो वो मेरे अंदर फीलिंग आ गई। एंड देन लाइफ हैज इट्स ओन वेज ऑफ टीचिंग यू, ऑफ टेलिंग यू कि चीज़ें इतनी ऐसे नहीं चलती जैसे आप सोचते हो। कुछ चीज़ें हुई उस टाइम पे मेरी पर्सनल लाइफ में, मेरी प्रोफेशनल लाइफ में, फिर वो प्ले के बाद जो मैंने लोगों के साथ कुछ वैसा दुर्व्यवहार किया होगा, आई थिंक वो मेरे सामने आया। मुझे सडनली मुझे मेरे अंदर कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग शिफ्ट आया। तो आई वुड नॉट से इट वाज अ फेलियर, इट वाज अ फेलियर ऑब्वियसली, कि मैंने लोगों को शायद अलग तरीके से ट्रीट किया हो कभी, पर वो जो शिफ्ट आया वो लर्निंग मैंने आज तक नहीं छोड़ी है। मैंने कोशिश की है कि वो लर्निंग मैं आज तक ना छोड़ूं। आई अगेन वेंट बैक टू अ स्मॉलर थिएटर ग्रुप जहाँ पे मुझे साइड का रोल मिला। वहाँ पे जाके जो मेरी लर्निंग्स हुई हैं, वहाँ पे जाके जो मेरी शिक्षा हुई है, मिस्टर प्रकाश भाटिया, ही इज माई मेंटोर, वन ऑफ माई मेंटोर्स, उनको मैं बहुत क्रेडिट देता हूँ अपने थिएटर जर्नी का। ही वॉज द वन हु एक्चुअली शेप्ड मी इन द राइट वे। आफ्टर दैट valley and peak, he was there to support me throughout. He taught me about all these things कि चीज़ें कैसे काम करती हैं यहाँ पे। इंडस्ट्री ऐसी है, दिख रहे हो तो बिक रहे हो, और आपको ये मत सोचना कि आप ही हो, आपके अराउंड चीज़ें होंगी, ऐसा कभी नहीं होगा। Since then I have tried to keep that thing with myself. It was a failure on my part, but the learning has been immense. इस लर्निंग को जो आप लेके अभी तक चल रहे हो, एक डायरेक्टर के दिमाग में हमेशा चीजें ऐसी चलती हैं कि मैं किस चीज को कैसे डायरेक्ट कर रहा हूँ। जब आप कोई और प्ले देखते हो, मे बी आप किसी अपनी फैमिली के साथ आप गए हो, कोई प्ले देख रहे हो, क्या आप उसको भी उतनी बारीकी से देखते हो कि अगर मैं इसमें एक्टर होता तो मैं कैसा कर रहा होता,
अगर मैं इसमें डायरेक्टर होता तो मैं इसमें क्या चीज़ ठीक करता या क्या चीज़ इससे अडेप्ट कर सकता हूँ, या बिल्कुल डिटैच होके बस एन्जॉय करते हो अपने टाइम को? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे साथ नहीं हो पाता ऐसे कि मैं डिटैच करके एंजॉय कर लूँ। हुँ, वो हुँ। मेरे अगर मैं अपनी बात करूँ पर्सनली, हुँ, आई कांट जस्ट लुक एट अ पीस ऑफ आर्ट, डिटैचिंग माई सेल्फ फ्रॉम इट एंड जस्ट एंजॉइंग इट। नहीं, हुँ, हुँ, ऐसा मेरे साथ ऐसा हो नहीं पाता। मैंने करके देखी है ऐसा, मैं सक्सेसफुल भी रहा हूँ, हुँ, हुँ, पर फिर मुझे लगा यार इज इट द राइट वे? अब पता नहीं, मतलब अगर आप देख रहे हो और आप वहाँ से कुछ आपको इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, या आप डिटैच करके एंजॉय कर कर रहे हो, तो उससे उससे कुछ होगा क्या? तो मैंने कोशिश करके मैं गया था उस राह पे, फिर मैं वापस आ गया। मैंने कहा नहीं हुँ, है, इट्स गुड कि अगर मैं चीज़ों को थोड़ा-सा ऐसे देख पा रहा हूँ, या ऐसा मेरा दिमाग उस तरीके से चल रहा है, तो ठीक है। तो मैं नहीं देख पाता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल कि देखूँ और सिर्फ़ एन्जॉय कर लूँ। हुँ, तो मुझे बारीकी में हुँ, हुँ, चीज़ें देखने की एक आदत पड़ गई है, अब आदत बन गई है। अ, हैविंग सेड दैट, जैसे मैं बोल रहा था कि अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हो, आई डोंट थिंक वो सबकॉन्शियसली आपके दिमाग से जाती भी है वो चीज़। हुँ, मुझे नहीं लगता कि वो आप अपने आप को डिटैच कर भी पाओगे कभी, बिकॉज़ हुँ, यू आर यू आर अ पार्ट ऑफ द गेम, रादर यू आर द गेम। हुँ, आप ही गेम ही तो हो हुँ, आप। अगर आप लाइट कर रहे हो, जैसे यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, यहाँ पे हुँ, माइक है, तो कोई माइक वाला अगर बंदा इसको सुनेगा, बहुत जिसने बहुत पहुँचा हुआ है, हुँ, वो कुछ ना कुछ कमी निकाल ही लेगा उसका हुँ, दिमाग। तो हुँ, आई डोंट थिंक ही विल बी एबल टू डिटैच हिमसेल्फ कंप्लीटली। ही कैन ट्राई हुँ। ऑब्वियसली, बट ही विल नॉट बी एबल टू कंप्लीटली सरेंडर टू द मोमेंट बट जो क्या है। इससे उस मोमेंट का जॉय मिस होता है? हो ऑब्वियसली होता है। तभी मैंने कोशिश की भी थी। ऑब्वियसली होता है, बट आई वुड होता है यार, मतलब कैसे बोलूँ? देखो, बहुत बढ़िया सवाल है आपका बिकॉज़ एक्चुअली। पीपल से हाँ, व्हाई यू आर गोइंग देयर? हाँ, हाँ, अगर हाँ। आपको ये सब करना है, गो टू द वर्कशॉप और टॉक ट्रू, टू योर ट्रू, ट्रू, मेंटोर्स। ट्रू, इफ ट्रू। यू आर सिटिंग देयर, आप यू हैव पेड द अमाउंट ऑफ वाचिंग दिस शो, तो वहाँ बैठ के क्यों क्रिटिक बनना है या क्यों बिल्कुल, सोचना बिल्कुल। है? जस्ट एन्जॉय द शो, गो टू होम, हाँ, एन्जॉय। हाँ। बट आई एग्री विद यू, मतलब इट्स वेरी काइंड ऑफ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थिंग। नहीं यार, आई थिंक ये बहुत अच्छा सवाल है ये। इसमें बहुत सारी बातें हैं। आई एग्री कि आप क्रिटिक नहीं बनना चाहिए आपको हमेशा। आप एन्जॉय करो, सरेंडर कर दो उस वाले मोमेंट में, एंड जस्ट एन्जॉय द परफॉर्मेंस, जस्ट एन्जॉय द पीस दैट पीस। समबडी हैज़ क्रिएटेड फॉर यू या एज़ एन ऑडियंस। पर अगर आप नहीं कर पा रहे हो, देन हुँ, देन व्हाई डू यू वांट टू पुश? या डोंट पुश। अगर आप नहीं कर पा रहे हो, अगर आप हुँ, उसको उस तरीके से देखना चाह रहे हो, क्योंकि आप आपका अप्रिसिएशन वाला पार्ट भी वहीं से आता है। करेक्ट। आप अप्रिशिएट भी तो करते हो, क्या कमाल की लाइटिंग थी यार, हुँ, क्या कमाल का इसने ये जो बोला, या ये वाली जो लाइन पे ये मुड़ा है, क्या हुँ, कमाल का। तो आप उसको अप्रिशिएट भी तभी कर पाते हो जब आप उसको क्रिटिक कर क्रिटिक कर पाते हो। सकते। अगर आप क्रिटिक नहीं कर रहे हो, देन फिर तो वो फास्ट फूड की तरह हो गया। आपने हुँ, खा लिया, आपका पेट भर गया, न्यूट्रिशन पहुंचा नहीं। तो हुँ, अगर आपको न्यूट्रिशन चाहिए एक पीस ऑफ आर्ट से, देन यू हैव टू बी इन दैट जोन जहाँ पे आप चीजों को समझ पाओ कि हुँ, ये किरदार कहाँ जा रहा है, इसका ग्राफ क्या है, ये कहना क्या चाहती है ये कहानी या डायरेक्टर। और फिर आप उसको उसकी उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू को ज़्यादा अच्छे से अप्रोच कर पाओगे, मुझे ऐसा लगता है। बाकी यार ये ऑनगोइंग डिबेट रहती है कि हुँ। आप क्यों नहीं देख पा रहे हो उसको ऐसे। भाई मैं नहीं देख पाता हूँ, बाकी अगर आप कोई देख सकता है तो बहुत बढ़िया आई होगा। डोंट थिंक सो, बहुत हाँ। कम लोग होंगे जो ऐसा कर सकते हैं। हुँ, बट एक डायरेक्टर के रूप में आप बता रहे हो कि हुँ, कहीं भी जाते हो, कोई प्लेस देख रहे हैं हम, तो लगता है कि हाँ यार, इसमें ऐसा हो सकता था या ये बहुत अच्छी चीज़ हुई है जो हुँ, मैं अडैप्ट भी कर सकता हूँ। हुँ, हुँ, लोगों को जो परफॉर्मेंस दिखती है थिएटर में, वो तो एक फाइनल पीस है। हुँ, बट उसको वहाँ तक पहुँचाने के लिए एक डायरेक्टर, एज़ अ डायरेक्टर, हुँ, कौन से चैलेंजेस होते हैं जो थिएटर में आपको फेस करने पड़ते हैं? आई नो देयर वुड बी मैनी चैलेंजेस और देयर माइट बी फ्यू, बट आप कोई 1-2 चैलेंजेस जो आपके दिमाग में ऑन द टॉप ऑफ योर माइंड, कि यार ये चैलेंज तो मैं हमेशा फील करता हूँ जब भी मैं कोई शो रन कर रहा हूँ। अ, यार देखो, चैलेंजेस तो देखो बहुत सारे हैं, मतलब आपके एक्चुअली सवाल बहुत अच्छे हैं। तो उसमें तो मुझे थोड़ा-सा प्लीज़ प्लीज़ टेक योर बेयर विद मी। टाइम। वो एक्चुअली जितने चैलेंजेस हो सकते हैं ना स्कूल बनाने में, उतने चैलेंजेस आते ही आते हैं, आएँगे ही। इफ यू वांट टू क्रिएट अ पीस दैट यू स्ट्रांगली बिलीव इन, आप चाहते हो वो कहानी कहना बहुत स्ट्रांगली, आपके अंदर से एक खुजली है, एक बुखार चढ़ गया आपको किसी चीज़ का, और वो आपको कहनी है वो बात। तो जितने चैलेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, उससे 1 या 2 ज़्यादा मान के चलें। वो बजट का कंस्ट्रेंट भी होगा, वो आपकी प्रोडक्शन, आपके मैन पावर के कम होने का बिल्कुल। प्रॉब्लम भी होगा, वो आपके एक्टर्स के ईगो का प्रॉब्लम भी होगा, वो हुँ, आपके टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम भी होगा, वो आपके एक्टर्स को मैनेज करने का प्रॉब्लम भी होगा, हुँ, वो आपके खाने का प्रॉब्लम भी हो सकता है हुँ, कि यार आज तो
चावल खा के मेरे एक एक्टर को पेट में हम्म, कुछ दिक्कत होगी, हम्म, कल से चावल नहीं खिलाएंगे, कल से रोटी खिलाते हैं। हम्म, अब समझ रहे हो इस तरीके जो जो चैलेंजेस आ सकते हैं किसी एक चीज को एक लेवल तक पहुंचाने में, वो आएंगे ही आएंगे, बिकॉज यू आर क्रिएटिंग समथिंग दैट यू स्ट्रांगली बिलीव इन, एंड यू आर क्रिएटिंग दैट थिंग विद इन अ टाइम कंस्ट्रेंट। एक टाइम का कंस्ट्रेंट भी है, एक फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी है। अ, आपको अपनी बात कम टाइम में बढ़िया तरीके से पहुंचानी है, वो सारे चैलेंजेस आएंगे। हैविंग सेड दैट, जितना पैशन आपका बढ़ता जाएगा उतना ही इजीली आप उन चीजों को ओवरकम करते भी जाओगे। तो वो कुछ भी हो, वो एक्टर, जैसे आपने अभी बात की एक्टर्स का ईगो आएगा, एक्टर्स का ईगो आया है, मेरे साथ तो काफी बार आया है कि नहीं आई वांट टू डू दिस, मैंने तो इतना टाइम दिया है। अरे भाई आपने कुछ भी टाइम दिया हो, अभी ये प्ले की डिमांड नहीं है, अभी आप, मैं आई कांट राइट, सी यू इन दिस कैरेक्टर, आई डोंट वांट यू टू प्ले दिस कैरेक्टर राइट नाउ। मैं इतना ब्लंट हुआ भी हूँ, मैंने कई बार बीट अराउंड द बुश भी किया है, मैं क्लियरली नहीं बोल पाया हूँ बिकॉज यार दोस्ती है सब अपने, तो मैं उस तरीके से बोल नहीं पाया जैसे एक डायरेक्टर बोल पाएंगे किसी एक स्ट्रेचर के डायरेक्टर में, बिकॉज मेरी एज खुद उतनी नहीं है, उन्हीं के एज का हूँ मैं। तो वो बोलते हैं अरे बड़ा ते तो यार क्या मतलब तू तो क्या है भाई, तू है इतना, हमने भी उतना थिएटर किया, तो वो वाली बातें भी मैंने झेली हैं। पर इवेंचुअली अगर आप फोकस्ड हो, इफ यू वांट टू से दैट स्टोरी, यू विल एंड अप सीइंग दैट स्टोरी, वो नो मैटर व्हाट। वो कोई भी काफी लोगों ने बहुत उल्टी सीधी बातें भी बोली हैं प्ले के बारे में, हमारे बारे में, बोलते रहो यार, उससे वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। द ओनली थिंग दैट वी नो इज टू एंजॉय द प्रोसेस। फर्स्ट थिंग, मैं हमेशा अपनी कास्ट को बोलता हूँ कि प्रोसेस को एंजॉय करो। प्ले अच्छा होगा बुरा होगा हमें नहीं पता, उसका रिजल्ट क्या हो। मैं चाहता हूँ वो फेल हो, मैं तो इनफैक्ट चाहता हूँ, क्योंकि हम कोशिश इतनी बड़ी कर रहे हैं कि वो फेलियर के चांसेस ज्यादा हैं। अगर सक्सेसफुल हो गया तो बहुत बढ़िया बात है। तो प्रोसेस को एंजॉय कर पाए और हम अपनी बात कह पाए, तब तक कोई फर्क नहीं है लोग कुछ भी कहते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं कि अपनी बात कह पाए। कई बार ऐसा होता है आर्टिस्ट की लाइफ में, तो बहुत आता है कि एक क्रिएटिव ब्लॉक आ जाता है कि अब मैं और सोच नहीं पा रहा मुझे क्या करना है, कोई इंस्पिरेशन नहीं आ रही है, ऐसा मोटिवेशन और ज्यादा नहीं आ रहा है, थोड़ा स्ट्रेस भी फील हो रहा है। तो आपका क्या प्रोसेस, कैसे अपने आप को रेजुविनेट करते हो ऐसे टाइम पे, कोई रीस्टार्ट करने का अपने को प्रोसेस? मेरा प्रोसेस बस ये है कि मैं कैफेज में बहुत जाता हूँ, तो the only thing that I can pinpoint with my process is I go to a lot of cafes and I read a lot of books. तो मतलब वो अगर मुझे कहीं फंस जाता हूँ मैं, तो मैं या तो मैं मूवीज देखता हूँ, पर उसके साथ वो मैंडेटरी कॉफी होनी चाहिए, कॉफी या चाय होनी चाहिए, बिकॉज वो मेरे साथ मेरे सेंसेस को कुछ करता है। तो आई गो टू अ कैफे, मैं किताब खोल लूंगा या कोई एक नॉवल खोल लूंगा और अपनी कॉफी के साथ बैठ जाऊंगा थोड़े थोड़े टाइम। तो आई थिंक वो ब्लॉक व्हेन यू निकल गेट जाता इनटू है। द डिफरेंट जोन, तो थोड़ा सा नई चीजें भी दिमाग में आना और लगती ऋषभ है। आप सही कह रहे हो कि वो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डिस्टेंस योरसेल्फ अ लिटिल विद द मटेरियल। कई बार क्या होता है, आप इतना घुस जाते हो, वो ब्लॉक उस घुसने की वजह से आ जाता है कई बार, एंड देन यू थिंक यार अब मैं कैसे बाहर निकलूं। तो आपको थोड़ा सा 3 घंटे का भी ब्रेक हो सकता है, वो 3 दिन का भी हो सकता है, और क्या 3 महीने का भी हो सकता है। 3 साल का मत लेना। 3 साल का नहीं हो, मतलब आई होप कि 3 साल का ना हो, बट ये है कि वो ब्रेक वो जरूरी हो जाता है उस बिकॉज वी सी, जैसे बॉलीवुड में भी आप देखते हो, कोई एक पिक्चर तो अच्छी चल गई, बट अब क्रिएटिविटी आ नहीं रही है, बट जबरदस्ती उसका सेकंड पार्ट बनाया जाता है। क्यों? उसको मिल्क कर लेते हैं, ऑलरेडी एक फ्रेंचाइज बन गया है, क्रिएटिविटी नहीं आ रही, बट फिर भी चलो बना लेते हैं, एंड दे एंड अप गेटिंग इनटू फेलियर्स एंड ऑल। तो इट्स गुड कि टेक योर टाइम, कम विद अ गुड स्टोरीज और कम विद अ गुड कॉन्सेप्ट, कोई अच्छी कहानी, और तब उस पे काम किया यार। वो तो हमारा, आई थिंक एज यू राइटली सेड, वो हमारी इंडस्ट्री का अगेन ऑक्यूपेशनल हैजर्ड है वो, कि पैसा इतना इन्वॉल्व होता है कि लोग उसको ऑब्वियसली मिल्क करना चाहते हैं सक्सेसफुल फ्रेंचाइज को। तो दैट्स द, आप एक्टर भी हैं और डायरेक्शन भी करते हैं, बट जैसा हमने पहले कास्टिंग की बात की थी, अब मैं सवाल एकदम सीधा पूछना चाहता हूँ, आप एक एक्टर में कौन सी क्वालिटीज देखना पसंद करते हैं जब आप थिएटर में काम कर रहे हैं? आई मीन अच्छी एक्टिंग इज ऑब्वियसली अनहर्ड थिंग, जो अनसेड थिंग, जो हमें पता ही है, तो है ही। इसके अलावा आप क्या क्वालिटीज देखते हैं कि यार अगर ये क्वालिटीज इस एक्टर में है, ही मे बी द राइट चॉइस फॉर मी? यार द फर्स्ट थिंग दैट आई रियली वांट इन एन एक्टर इज पैशन। मतलब वो सिर्फ एक चीज पे आगे बात टिक जाती है, पैशन पे। और वो अगर वो नहीं है ना, अगर वो पैशन नहीं है, तो फिर बाकी सारी आपका टैलेंट वगैरह वो सब होगा आपके पास गुड लुक्स भी होंगे, टैलेंट भी होगा, आप वेल रेड भी हो सकते हो, सब कुछ हो सकता है। पर अगर वो पैशन नहीं है, तो फिर कोई मतलब नहीं है। मतलब अगर एक गाड़ी है उसमें चेसी नहीं है, तो फिर क्या फायदा है?
वो आप प्लेटफॉर्म किस पे मतलब टायर को किस पे बांधोगे आप. तो आई थिंक पैशन इज द फर्स्ट थिंग दैट आई लुक इन माय एक्टर. एक चीज. दूसरी चीज मुझे ये लगता है कि अगर एक एक्टर का वर्ल्ड व्यू क्या है, वो आई थिंक बहुत बड़ा डिफाइनिंग फैक्टर हो जाता है. वो एक्टर सोचता कैसे है, दुनिया को देखता कैसे है, या चीजों को देखता कैसे है, वो आपके साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा. मैं अपने को एक्टर में मेरी चॉइस नहीं हो सकती, पर एज ए डायरेक्टर मेरी चॉइस ही हो सकती है, क्योंकि मैं अपनी टीम बना रहा हूँ. को एक्टर में तो मेरा कोई और डायरेक्टर होगा, कोई और प्रोड्यूसर होगा, तो वो तो ऑब्वियसली आई कांट डिसाइड. पर अगर मैं डायरेक्टर हूँ तो मैं ये चीज देखूंगी यार उसकी सेंसिबिलिटीज कैसी है. अब मैं कहानी बना रहा हूँ औरतों के बारे में, फॉर एग्जाम्पल काली शलवार. हम औरतों के को एम्पैथाइज कर रहे हैं, प्रोस्टिट्यूशन को एम्पैथाइज कर रहे हैं, पर उसका वर्ल्ड व्यू ही अलग है. वो एक्टर ही अलग तरीके से सोचता है औरतों के बारे में, वो औरतों को कुछ और दृष्टि से देखता है, फॉर एग्जाम्पल. तो फिर तो कुछ बनेगी, फिर तो आपका दूध है उसमें वो नींबू निचोड़ देगा, जैसे मैं भी बोल रहा था आपको. तो वो फिर बात बनेगी नहीं. तो उसकी सेंसिबिलिटीज भी ऐसी होनी चाहिए. वो सिनेमैटिक ब्रेन ऑब्वियसली, और आपको पता भी चल जाता होगा वो एक रिहर्सल में, दो रिहर्सल्स में आपको थोड़ा सा सिनेमैटिक ब्रेन ना भी हो, मैं तो कह रहा हूँ ना भी हो. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे प्ले में हम लोग अभी बात कर रहे थे, अजीत जो ही इज अ लॉयर, तो वो सिनेमैटिक ब्रेन थोड़ा ही है कोई, पर उसकी उस तरीके की सेंसिबिलिटीज हैं उस आदमी की, कि वो औरतों को इस तरीके से देखता है. ये वो मेरे साथ थोड़ी मैच कर जाती है. तो एज ए डायरेक्टर मैं चाहूंगा कि यार मुझे ना ज्यादा फ्रिक्शन ना हो प्रोसेस के दौरान, उसको समझाने ना बैठूं यार तुम गलत कह रहे हो. करेक्ट. अब उसका वर्ल्ड व्यू अलग है, मेरा वर्ल्ड व्यू अलग है, और हम लोग एक चीज कहना चाहते हैं, देन इट इज हो सकता है वो भी हो जाएगा, पर इट इज गोइंग टू टेक अ लॉन्ग टाइम फॉर मी टू मेक हिम अंडरस्टैंड और हर अंडरस्टैंड दैट थिंग. तो वो सिनेमैटिक ब्रेन ना भी हो चलेगा, पर वो पैशन हो, वो उस तरीके की सेंसिबिलिटीज हो, और कुछ कहने की एक वो हो उसके अंदर, एक बात होती है ना, मुझे कुछ कहना है. एक एक्टर के पास हमेशा कुछ ऐसा होना चाहिए, मुझे उसके हिसाब से आपकी चीजें आप चूज करते हो, अपने किरदार चूज करते हो कई बार. जैसे हमारे केस में भी चॉइस का वो नहीं है, पर आगे का हम कभी पहुंचेंगे तो हम अपनी जो मैं कहना चाहता हूँ उसके हिसाब से मेरी चॉइसेस होंगी. मैं कहना कुछ और चाहता हूँ अंदर से, और मैं चॉइसेस कुछ और ले रहा हूँ, तो बहुत ट्रेजिक सिचुएशन हो गई. पर जनरली आप कहना क्या चाहते हो एज एन एक्टर, आप क्यों एक्टर बनना चाहते हो, द राइट रीजन, द रीजन ऑफ लाइक व्हाई डू यू वांट टू बिकम एन एक्टर, व्हाई. तो व्हाई इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप डायरेक्शन कर रहे हैं, लेकिन एक विजन होता है कि मुझे आगे क्या करना है या कहाँ पहुंचना है. बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन योर लाइफ, आप थिएटर में एक डायरेक्टर की सक्सेस को कैसे नापते? ऑल्सो इसमें एक और क्वेश्चन ऐड करता हूँ मैं. जब आपने डायरेक्शन शुरू की थी और अब, क्या ये डेफिनेशन ऑफ सक्सेस इवॉल्व भी हुआ है इन सालों में? ये देखो, मैं तो इतना बड़ा डायरेक्टर हूँ नहीं, पहली चीज तो मतलब आई प्राइमरीली इज एन एक्टर हु enjoys डायरेक्शन. मुझे मतलब बहुत मजा आता है डायरेक्ट करने में कोई चीज, बिकॉज मैं एक अलग तरीके से सोचता हूँ किसी एक चीज को एज एन एक्टर. तो वो चीज अगर मैं 10 लोगों को करा पाऊँ तो आई फील दैट सेंस ऑफ पावर. तो शायद मैं इसलिए एंजॉय करता हूँ. सबकॉन्शियसली मैंने सोचा है क्यों एंजॉय कर रहा हूँ मैं. डू आई वांट कि लोग मेरे ऐसे कुछ टाइम बाद लोग मेरे पैर छुएं, ऐसा कुछ नहीं है. या ऐसा हो सकता है कि मुझे सेंस ऑफ पावर उस टाइम पे लगता हो, हाँ या ना में कहीं मैं बीच में हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो सेंस ऑफ पावर की वजह से हो सकता है. पर मुझे मजा आता है कि मेरा जो व्यू है मैं लोगों को समझा पाऊँ और लोग समझ पाए, और वो उस तरीके से हम मिलके एक कहानी कह पाए. तो मैं इतना बड़ा डायरेक्टर पहली बात नहीं हूँ. एक चीज इसको बाहर करते हैं, इस वाली बात को, कि मुझे क्या लगता है. पर आपका जो सवाल है उसका ऑब्वियसली मुझे रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, मुझे जवाब देना पड़ेगा. वो ये है कि अगर मापदंड हो आपकी डायरेक्शन, आपकी सक्सेस को नापने का इन डायरेक्शन, वो ये हो सकता है कि आपकी कहानियां लोगों के साथ कितने लंबे टाइम तक रहेगी. बिकॉज थिएटर में पैसा तो है नहीं इंडिया में, ये तो बात पक्की है. वो ऑब्वियसली ब्रॉडवे स्टाइल, अब हम लोग आ रहे हैं उस दौर में, उस दौर में घुस चुके हैं जहाँ पे ब्रॉडवे होंगे आने वाले 10 साल में, लाइव आर्ट होगा और लोग पैसा भी कमाएंगे. पर अभी तक थिएटर में उस तरीके का पैसा नहीं है, एंड हेंस पीपल मूव टू बॉम्बे फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज. इवेंचुअली दे वांट टू गेट दैट फेम एंड गेट दैट मनी, दैट इज परफेक्टली फाइन. तो जो सक्सेस का मापदंड है, जो बैरोमीटर, वो यही हो सकता है कि आपने कोई कहानी कही
और वो कहानी लोगों के साथ रह गई और लोग उसकी बात 5 साल बाद भी कर रहे हैं। यार मैंने वो प्ले उस दिन देखा था कमानी में, श्रीराम सेंटर में या पृथ्वी में, और वो प्ले मेरे साथ रह गया। जैसे मैंने अभी बोला काली शलवार का 2017 में, तो वो अगर प्ले मेरे साथ ना रहता तो आज ये कॉन्वर्सेशन हो ही ना रही होती। मैं डायरेक्टर होता ही ना शायद। तो वो प्ले रह गया मेरे साथ। वो तो आई थिंक अतुल सर की सक्सेस है वो एक तरीके से। और जैसे आपने बोला कि थिएटर में बहुत बड़े बड़े लोग हुए हैं, बहुत बड़े बड़े लोग आके काम कर रहे हैं और करके जा चुके हैं। तो सक्सेस उनकी आप कहाँ से मेजर कर रहे हो? आप उनकी सक्सेस, वो इतने बड़े फेमस कलाकार तो शायद ना हुए हों या इतना पैसा ना कमाया हो, उनकी सक्सेस आपकी कहाँ से की? उनकी बात आपके दिल को छू गई उस टाइम, उस दौर में लोगों को छू गई, वो रह गई। और उन लोगों ने किसी तरीके से आने वाली पीढ़ी को, आने वाली जनरेशन को इंस्पायर कर दिया अपनी वॉइस को बढ़ाने का, अपनी वॉइस को यूज करने का विद थिएटर एज ए मीडियम। तो आई थिंक वो एक सही मापदंड रहेगा। बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन हमारी चल रही है। अभी एक हम सेगमेंट है ये वाला जिसमें आपको अपनी चीजें बतानी है जी। आई मीन आप किस प्रोजेक्ट पे अभी काम कर रहे हो, कौन से प्लेज आपकी रनिंग है, लोग कहाँ उनको देख सकते हैं, किस सिटी में देख सकते हैं, कब ये शोज होते हैं, आप थोड़ा सा इस कैमरा में देख के बताइए। अच्छा उसमें हाँ कैमरा में बोल दूं? हाँ यार ये तो बिल्कुल ही आप मेरे ऐड करा रहे हो मुझे अपने पे। यार अभी हमारा जिसके लिए कॉन्वर्सेशन हो रही है उस प्ले का नाम है काली शलवार। उसमें मैं एक्ट भी करता हूँ, उसका मैं डायरेक्टर भी हूँ। इट्स अ म्यूजिकल, वो होता रहता है दिल्ली और बॉम्बे में। नाउ वी आर अभी तो हम लोग एक कुछ और प्रोसेस में हैं उस प्ले के साथ ही। वी आर ट्राइंग टू क्रिएट समथिंग मोर थॉटफुल विद दैट प्ले। तो वो प्ले दिल्ली और बॉम्बे में होता है। आपको कभी भी मौका मिले, प्ले का नाम है काली शलवार, आप प्लीज़ आइएगा, उसको देखिए। इट्स अ म्यूजिकल, आपको अच्छा लगेगा तो फीडबैक भी दीजिएगा। बाकी मेरे प्लेज हैं प्रेम रामायण, जो ऑल ओवर इंडिया होता रहता है। दिल्ली में भी होता है, बॉम्बे में भी होता है, पुणे में भी होता है, ऑल ओवर इंडिया, चंडीगढ़ में भी होगा। तो आपको कभी मौका मिले उस प्ले को भी देखिए। इट्स एन अमेलगमेशन ऑफ अ लॉट ऑफ लव स्टोरीज फ्रॉम द एपिक रामायण। और वो अनकही कहानियाँ हैं जो राम और सीता के अलावा लोगों ने कभी एक्सपीरियंस नहीं की हैं। तो वो आप देखें। और अभी एक प्ले के बारे में मेरा कुछ चल रहा है मेरे दिमाग में, तो इट इज़ वो लैला मजनू की जो कहानी है उसको आई एम ट्राइंग टू कन्वर्ट दैट पीस इनटू अ म्यूजिकल। तो फुल फ्लेजेड म्यूजिकल शायद वो होगा। तो आने वाले 1 साल में आई थिंक वो इट शुड बी अमंग्स्ट यू पीपल। आप लोग आपका हो जाएगा वो, तो आप उसको देखिएगा। थैंक यू सो मच, वी रियली एंजॉयड दिस कॉन्वर्सेशन। अब हम नेक्स्ट राउंड में जाएंगे। नेक्स्ट हमारा सेगमेंट है आमना सामना। मैं आपको कुछ बॉलीवुड प्लस सम साउथ इंडियन डायरेक्टर्स के नाम लूंगा। यू हैव टू चूज वन अमंग टू। ओके, पैरामीटर्स कुछ भी हो सकते हैं, वी डोंट नीड द पैरामीटर्स, बस आपकी चॉइस या क्रिएटिविटी कैसा भी आपको लगे। ओके, आई विल स्टार्ट। यश चोपड़ा या करण जौहर? आई थिंक यश चोपड़ा, सब वहीं से शुरू हुआ। यश चोपड़ा और इम्तियाज अली? इम्तियाज अली। इम्तियाज अली और शुजीत सरकार? इम्तियाज अली। इम्तियाज अली या प्रकाश झा? इम्तियाज अली। इम्तियाज अली और विशाल भारद्वाज? इम्तियाज अली। इम्तियाज अली और मणिरत्नम? इम्तियाज अली। इम्तियाज अली और अनुराग कश्यप? अनुराग कश्यप। अनुराग कश्यप और मोहित सूरी? अनुराग कश्यप। अनुराग कश्यप और विवेक अग्निहोत्री? अनुराग कश्यप। अनुराग कश्यप और अनुराग बासु? अनुराग कश्यप। अनुराग कश्यप और संजय लीला भंसाली? संजय लीला बंसाली। संजय लीला भंसाली और राजकुमार हिरानी? यार क्या कर रहे हो आप? राजकुमार हिरानी। राजकुमार हिरानी और राजा मौली सर? राजमौली। थैंक यू। राजमौली। राजमौली। This is very difficult, यार, very difficult. Okay.
अच्छा, मैं सबको रिस्पेक्ट करता हूँ, बाय द वे। हाँ, आपने नहीं, जिनके नाम वी लिए हैं, ऑल मतलब रिस्पेक्ट। हाँ, मैं तो कुछ नाम राम गोपाल वर्मा का मेरा मन था इसमें कहीं हाँ, फिट करूं या कुछ और छोड़ दिए गए। अच्छा, मजा आया। अगला सेगमेंट हमारा 3 का सीन। हम्म, मैं आपको कुछ सजेशंस देने के लिए बोलूंगा, हर चीज हम्म, के लिए आपको 3 सजेशन देने हैं। हम्म, ओके, लेट्स स्टार्ट। हम्म, अभी वी ऑल नो यू आर अ वेरी एविड रीडर, आपको पसंद है, हम्म, एक हाथ में कॉफी का कप हो, दूसरे में नॉवल हो, हम्म। पढ़ना बहुत पसंद है। 3 बुक्स दैट पीपल शुड रीड हु आर इनटू सिनेमा। मेरा रीडिंग का पैरामीटर क्या होता है कि अगर कोई कहानी मुझे बांध रही है, मैं उस कहानी के साथ ट्रैवल करना चाहता हूँ। और फिल्म मेकिंग बहुत ना, बहुत बहुत कई बार दे टेंड टू बी अ लिटिल टेक्निकल विद देयर या अप्रोच। वो बहुत ही उस पे बात करेंगे, शॉट पे बात करेंगे, लाइटिंग पे बात करेंगे, वो स्टोरी टेलिंग पे कहीं छूट जाती है पीछे, जो कि स्टोरी टेलिंग भी उनका एक डिपार्टमेंट होता है, उस पर बात करते हैं वो, पर इट इज नॉट इन अ फॉर्म ऑफ अ स्टोरी। तो सिडनी लुमेट की वो जो किताब है ना, वो कुछ कुछ उस तरीके से हिट करती है आपको, बिकॉज वो कहानी के तौर पे कही गई है। बहुत सारी बातें उसमें टेक्निकल चीजें हैं, पर वो कहानी बिगिनिंग होगी उसका, उसका मिडल होगा, उसका एक एंड होगा। तो हर चीज ना 3 एक्ट स्ट्रक्चर में चल रही है वो सिडनी लुमेट की किताब। तो आप वो पढ़िएगा, वो एक किताब है। बाकी एज एन एक्टर मैं एक किताब और है, द पावर ऑफ नाउ, जिसने मुझे बहुत कुछ चेंज किया। मिस्टर सौरभ सचदेवा की जब वर्कशॉप में कर रहा था, द एक्टर्स ट्रूप बॉम्बे, उस टाइम पे उनकी वर्कशॉप के साथ में वो किताब को मिला के पढ़ रहा था। तो जैसे कॉकटेल नहीं बनाते आप, तो उनकी वर्कशॉप भी बेसिकली वो एरिक मॉरिस को टीच करता है। ही इज अ फिनोमिनल मेंटोर, बहुत कमाल के एक्टिंग कोच हैं। तो उन्होंने जो उनका प्रोसेस था और जो ये किताब थी, एक तरीके से उसकी मैरिज मैंने कर दी अपने दिमाग में। तो पावर ऑफ नाउ एकार्ट टोले की किताब है, वो बहुत ही बड़े स्पिरिचुअल स्पीकर है। वो आप पढ़ सकते हो एज एन एक्टर, बिकॉज इट टीचेस यू to be rooted in this particular moment and to surrender yourself as an artist, as a character in this moment, and then see what happens. तो सौरभ सर की भी टीचिंग्स वही हैं। तो ये पावर ऑफ नाउ एक किताब होगी, एक मैंने सेटलमेंट का आपको बताई, एक और आपकी फेवरेट बता दो। मेरी फेवरेट किताब बहुत सारी एक्चुअली। एक मैं आपको बता देता हूँ अपनी, जो मुझे बहुत, एक नॉर्वेजियन वुड्स एक किताब है। अगर आप को इफ यू आई हर्ड अबाउट इट, आई हैवंट रेड इट। हाँ, उसको आप, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, वो 2000 नहीं, बहुत पहले की किताब है वो, तो आप उसको प्लीज पढ़िएगा। नॉर्वेजियन वुड्स, इट्स एन अमेजिंग रीड। उसमें आपको यूल अंडरस्टैंड कैरेक्टराइजेशन, यूल अंडरस्टैंड वो जिस तरीके सिचुएशन में से एक कैरेक्टर मनूवर करता है और जिस तरीके से वो एक जगह पे पहुंचता है अपनी लाइफ में। इट्स अ ब्यूटीफुल पोर्ट्रेयल ऑफ दैट। अमेजिंग बुक, आप प्लीज पढ़िएगा। 3 फिल्म्स स्लैश वेब सीरीज स्लैश टीवी शोज व्हाटएवर, टॉप 3 फिल्म्स जो आपको लगता है कि सबको देखनी चाहिए। नीड नॉट टू बी एन एक्टर और सिनेमा थिंग, बट कोई भी जनरल पब्लिक को देखनी 3 चाहिए। films. Yeah, I think I'll start with बाइसिकल थीव्स। वो एक ऐसी फिल्म है जो मतलब न्यू रियलिज्म जब आया था 50s में, सो आई थिंक दैट आपको शायद वो एंटरटेन ना अभी उस तरीके से करे एक पहली वॉच में, दूसरी वॉच में, बट इट इज एन लाइक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म टू वॉच फॉर एनी आर्टिस्ट हु इज एसोसिएटेड विद सिनेमा। तो वो बहुत ही कमाल की कहानी है फादर और सन की, और जिस तरीके से वो कहानी चलती है, जिस तरीके से वो एक्टर्स जो हैं नॉन एक्टर्स थे उस दौरान, तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म टू वॉच। बाइसिकल थीव्स इज वन। सेकंड वुड बी, आई थिंक बहुत ही क्लीशे सा आंसर है, बट मुझे लगता है कि टाइटैनिक, इन नॉट बिकॉज इट्स फेमस, just to understand how you can mount this scale with the heart as its core. आपने अपना कोर नहीं छोड़ा, आपने स्केल भी उस लेवल पे आप ले गए, और आपने वो कहानी सिर्फ 2 लवर्स की बना दी। कहानी वो टाइटैनिक ऑब्वियसली वो फिक्टिशियस है वो पूरी कहानी, पर जिस तरीके से मिस्टर कैमरून ने वो कहानी को स्केल पे भी ले गए, वो टाइटैनिक का स्केल भी हो गया, वो डिजास्टर भी हो गया, वो डेवस्टेशन भी आपको फील हो गया, पर उसके साथ साथ आपने एक लव स्टोरी को भी उसका पनपना और उसका चलना और उसका मर जाना वो भी फील किया, या उसका रह जाना। सो इन दैट सेंस टाइटैनिक इज वन। तीसरी फिल्म होगी आई थिंक इंडिया, जो सबको देखनी चाहिए ना यार, आई थिंक ठीक है वो, ये गॉडफादर, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था उसका, बट गॉडफादर या गुडफेलास, इन दोनों में से कोई भी एक फिल्म, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आधा सिनेमा हम वहीं से, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि 2 चीजें हैं, प्री गॉडफादर और पोस्ट गॉडफादर। तो ये एराज हैं। प्री गॉडफादर एरा था एक, और एक
पोस्ट गॉडफादर एरा है, तो हम लोग आई थिंक उसमें जी रहे हैं। तो हम्म, गॉडफादर इज दैट फिल्म, या गुडफेलास भी, अब वो आई थिंक सबको देखनी चाहिए, पार्ट 1 एंड 2। बहुत इंटरेस्टिंग हमें फिल्म्स पता चली है जिसने आई थिंक गॉड फादर इज समथिंग आई थिंक जो सिनेमा लवर्स हैं हाँ, सब वो तो सबने उनका चाटी हुई होती वो है यार है वो कि तो। यार गॉड फादर देख लेते हैं और वो अच्छी बात क्या है, वो एक दूसरे को देखा देखी, दिखा था अरे यार उसने मनोज वाजपेयी सर हाँ, ने उनके बारे में बात की थी, हाँ, अरे मैं भी देख देखता हूँ। लेता हूँ तो उस तरीके से वो ट्रैवल, वो और ट्रैवल जनरेशन जो चीजें बन जाती है ना, वो करेक्ट होता है ना कि आप पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलने वाली, वो वाला सिनेमा है। ओके 3 थिएटर प्लेस हम्म, जो अभी करंटली रनिंग में है हम्म। जो लोगों को जरूर देखने चाहिए यार एक वेरी गुड क्वेश्चन, वो मुझे एक प्ले है, आई थिंक सबको पता है उस प्ले के बारे में, वो पीयूष साहब का प्ले है, गगन दमा बाजू। हम्म, वो प्ले यार मुझे मतलब कुछ कर गया था उस टाइम पे, मतलब मैंने जब देखा था ना उनका प्ले, ऑब्वियसली मैंने वो उनका वो पढ़ा हुआ था गगन दमा बाजू, पर वो जो प्ले मैंने देखा और जिस तरीके से उनका वो टेक है पीयूष सर का भगत सिंह को लेके, और जो जिस तरीके से वो पैशन, जो मैं बात कर रहा था ना पैशन की, वो जितने पैशनेट हैं उस कहानी को लेके, इट शोज, वो दिखता है स्टेज पे, और वो हर एक बंदे में ट्रेवल करती है वो चीज, क्योंकि डायरेक्टर अगर पैशनेट नहीं है तो आपका एक्टर भी उस वैसे तरीके से दिखेगा। कहानी नहीं पोर्ट्रे कर पाएगा। तो गगन दामा बाजो इज वन प्ले आई एम अ बिग फैन ऑफ, मतलब मैं रो पड़ा था उस प्ले में, मतलब मैं ऐसे प्लेस वगैरह में बहुत कम रोता हूँ, पर आई वाज मतलब इन टीयर्स कंप्लीटली। तो वो एक प्ले है। दूसरा प्ले अतुल सर का एक प्ले है द्रौपदी, वो आई थिंक अभी हो नहीं रहा है, आई थिंक वो शायद उठाएंगे, वो आई थिंक सबको देखना चाहिए। हिज बेस्ट राइटिंग टिल डेट, अतुल सत्य कौशिक, मिस्टर अतुल सत्य कौशिक, ही इज माय मेंटोर। तो उनका वो द्रौपदी की जो मुझे राइटिंग लगती है, और जिस तरीके से उन्होंने हरियाणा के एक सेटअप में वो पूरा महाभारत को लेके आ गए हैं, वो ब्यूटीफुल पीस ऑफ राइटिंग और ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट इट इज, वो देखना चाहिए। और तीसरा आई थिंक ये अपना आइंस्टाइन, मिस्टर नसरुद्दीन शाह साहब का, वो बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही कमाल पे, बहुत ही कमाल। वो उनकी परफॉर्मेंस तो है ही, पर जिस तरीके से वो प्ले चलता है, द यूज ऑफ प्रॉप्स, द यूज ऑफ लेवल्स, एंड द काइंड ऑफ स्टोरी टेलिंग इट हैज, इट्स ब्यूटीफुल, बहुत बहुत कमाल पे है, वो आपको देखना चाहिए। 3 प्लेसेस टू विजिट कोई सी आपकी फेवरेट प्लेसेस हो सकती हैं या आप रिकमेंड करते हो कि यार यहाँ तो जरूर जाओ एक बार यार राजस्थान में कोई भी जगह आप चले जाओ, तीनों उठा के, राजस्थान इज मतलब मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान में बहुत कुछ समेटा हुआ है अपने अंदर, लॉट ऑफ स्टोरीज, बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे किरदार, बहुत सारी ऐसी बातें जो शायद हम अभी यकीन ना करें पर रही हैं। तो राजस्थान इज दैट स्टेट जो मैं बहुत ज्यादा बायस्ड हूँ उसको लेके, राजस्थान को लेकर मुझे लगता है मैं पिछले जन्म में राजस्थानी था। तो मैं राजस्थान में कोई भी जगह पकड़ लो, आप जयपुर पकड़ लो या आप उदयपुर पकड़ लो या कोई भी, आप वहां पे जाओ और बस वहां रहो कुछ दिन, वहां के मंदिर, वहां के किले, वहां के रेगिस्तान, वहां का खाना, वहां के लोग, उनकी बोली, जिस तरीके से उसके बारे में पढ़ो, उनकी बोली इवॉल्व कैसे हुई है, वो लोग क्या चीज पसंद करते हैं, क्या चीज ना पसंद है उनको। तो अपने आप में यार वो कुछ और, ऑब्वियसली हर जगह का इतिहास होता है, हर जगह का अपना कुछ होता है, पर मैं शायद बायस्ड हूँ, तो राजस्थान में कोई भी 3 शहर या पूरा राजस्थान, चलिए और बहुत बड़ा है, आपको 3 से ज्यादा मिल ज्यादा जाएंगे मिल वहाँ पे, आप जाएंगे आराम से घूमो, कोई दिक्कत 3 तो हर कोई अपने जो नहीं। आप 3 साल बिता सकते हो राजस्थान में, तब भी आपका पेट नहीं भरेगा। और वो दाल बाटी चूरमा जरूर खाओ, मजेदार। बिल्कुल दाल बाटी चूरमा तो खैर 3 आदतें जो एक अच्छे एक्टर या डायरेक्टर को बेहतर एक्टर या डायरेक्टर बनाती I think reading for me. Second would be to empathize. To empathize with things that are happening around you. आपके आसपास जो चीजें हो रही हैं सोसाइटी में, समाज में, या आप दूर मत जाओ, अपने आसपास ही आपकी काम वाली के बेटों के साथ, बच्चों के साथ क्या दिक्कतें आ रही हैं, उससे अगर आप एम्पैथाइज कर लो, तो वो एम्पैथी एज एन एक्सरसाइज, एज अ हैबिट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एक्टर, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपको करना क्या, आपको एम्पैथाइज ही करना है। अगर मैं डॉन प्ले कर रहा हूँ, या मैं जिसके जो बिना दिमाग लगाए सर काट देता है, तो उसका किरदार भी प्ले करने के लिए आपको उस किरदार को समझना पड़ेगा, वो क्यों कर रहा है ऐसा, वाई में जाना पड़ेगा आपको उसके, तो वाई वो जरूरी हो जाता है। तो दूसरी चीज होगी, तीसरी चीज है आई थिंक मैनेजिंग योर इमोशंस, वो बहुत जरूरी है एक एक्टर के लिए। वो थोड़ा ट्रिकी है ये वाला पॉइंट, मैं एक्सप्लेन। मैनेजिंग योर इमोशंस मतलब आप कोई भी चीज को लेके इतने ज्यादा वो ना हो जाओ,
पैशन बहुत जरूरी है, जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको, बट उसका फ्लिप साइड ये भी होता है कई बार कि आप इतने ज्यादा वो ना हो जाओ, अंधे ना हो जाओ अपने उसमें कि आपको आसपास के लोगों को आपका एम्पैथी वाला पॉइंट हैम्पर हो जाएगा। वेल दैट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। हमें तीन तीन चीजें, हर चीजों के सजेशन मिले हैं। जी जी, तो लेट्स क्लैप फॉर दिस राउंड एज वेल। थैंक यू। अभी हम लास्ट राउंड पे आ रहे हैं, जी बिल्कुल। और लास्ट राउंड है रैपिड फायर अगेन। नाउ यू कैन नॉट एक्सप्लेन, और आपको सोचना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। करेक्ट? तो जो फर्स्ट चीज आपके माइंड में आएगी T20 है? T20 है। ठीक, T20 है, नहीं तो टीम से निकाल दी जाएगी। नहीं नहीं बिल्कुल यार, तो हमसे क्यों नहीं किएगा। चलिए, तो रैपिड फायर शुरू कर रहे हैं। टाइम चलिए। एक प्ले दैट चेंज द वे यू लुक एट थिएटर। मुगले आजम। नेम अ डायरेक्टर जिसे असिस्ट करने के लिए आप सब कुछ छोड़ सकते हो। फिल्म डायरेक्टर? क्या? नोलन। वन बुक यू विश आपने पहले पढ़ ली। पावर ऑफ नाउ। विच वन यू लाइक, रिहर्सल्स और परफॉर्मेंस? रिहर्सल्स। स्क्रिप्ट और इम्प्रोवाइजेशन? स्क्रिप्ट। विच वन इज मोर डिफिकल्ट, एक्टिंग और डायरेक्टिंग? एक्टिंग। एनी प्ले और मूवी दैट यू विश यू वुड हैव डायरेक्टेड? A lot of them. Any play or movie. I would say Godfather. Okay. फेवरेट रोल आज तक का? अपना अपना फेवरेट रोल, यार देयर इज दिस प्ले डेथ ऑफ अ सेल्समैन, उसका हिंदी अडेप्टेशन था एक सपने की मौत। उसमें जो मैंने किरदार किया था ऑफ एजेड कैरेक्टर था, आई वाज प्लेइंग अ 55-year-old मैन। उसका जो प्लाइट है, उसका जो वो है पूरा जो उसका दुख है, उसकी पीड़ा है, उस तरीके से जो दिखाया, आई थिंक दैट वाज माय फेवरेट कैरेक्टर। आज के टाइम में म्यूजिक इन थिएटर्स, सिंस यू आर वेरी इन फेवर ऑफ म्यूजिकल थिएटर, ये ऑप्शनल है या मस्ट है टू एंगेज द ऑडियंस? यार मस्ट तो कुछ भी नहीं होता, क्रिएटिव फील्ड में कुछ भी मस्ट नहीं है, मतलब बट ये है कि आई थिंक इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टूल। अगर आप म्यूजिक को फील करते हो तो आप क्यों यूज ना करो उसको। अगर आपका पर्सपेक्टिव वो कहता है, आप उसको यूज करो। एंड अगेन म्यूजिकल थिएटर ऐसी चीज है कि जो लोगों को पसंद आएगा और आपकी कहानी इजीली लोगों तक पहुंच जाएगी। वन इमोशन दैट थिएटर गिव्स यू एवरी डे? जॉय। एंड द लास्ट वन, इफ नॉट थिएटर, आप क्या कर रहे हो? मैं तो अभी मैं आई थिंक मैं बिजनेस कर रहा हूँ अभी, तो मैं बिजनेस ही कर रहा होता राजस्थान में? राजस्थान में। हाँ राजस्थान में चाहता हूँ, राजस्थान में हो गया, अभी तो है नहीं, पर राजस्थान में मैं बिजनेस कर रहा हूँ, ईंटें बेच रहा हूँ राजस्थान। थैंक यू फॉर Thank you. सच एन वंडरफुल कॉन्वर्सेशन। बहुत मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। ऐसी चीजें सुनने और समझने को मिलती है, नॉट जस्ट द बेसिक कॉन्वर्सेशन अबाउट ऑल्सो कि एक थिएटर में डायरेक्टर के माइंड में क्या चलता है, एक्टर के माइंड में चलता है, चैलेंजेस क्या आते हैं शो को पूरा रन करने के लिए, उन चैलेंजेस से ओवरकम कैसे किया जाता है, हमने सब डिस्कस करा। बहुत मजा आया। थैंक यू। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अमेजिंग यार ऋषभ, आई थिंक द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट दैट यू हैव क्रिएटेड और जिस तरीके से आप चल रहे हो, इट इज जस्ट अ स्टार्टिंग। आप आई थिंक अब बहुत आगे जाने वाले हो, आप लंबे खिलाड़ी हो। और आई विश ऑल द ग्रेट थिंग्स टू यू एंड योर टीम। मुझे बहुत मजा आया बिकॉज हार्ट टू हार्ट चीजें थी, कुछ भी प्रिटेंशियस नहीं था। और आई थिंक ऐसे ही चलना चाहिए चीजें। आप बात करो, बातें आपको इम्पैक्ट करें, आपकी बातें दूसरों को इम्पैक्ट करें, एंड दैट्स हाउ लाइफ इज। और वो आपने उसी तरीके से रखा, इट इज वेरी लाइफ लाइक, कुछ भी इसमें ऐसा फोर्स नहीं था। तो आई रियली एंजॉय इट एंड थैंक यू सो मच फॉर द एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच। बिफोर यू गो, अपना लास्ट क्वेश्चन, मैं वक्त तो सेंड नहीं कर रहा हूँ। मोर ऑफ अ क्वेश्चन, इस कैमरा में बोल। अच्छा, you have to talk to a 19-year-old who is scared to enter into a theater. अच्छा यार देखो, अगर आप 19 साल के हो तो आपके अंदर बहुत सारी एनर्जी है अभी, और बहुत सारे आपके ख्वाहिशें हैं, बहुत सारे एस्पिरेशंस हैं। उनको चैनलाइज करो और डरो मत, ये एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आप आई थिंक अगर आपको कोई बात कहनी है या आपको कुछ करना है, जस्ट गो इनटू इट, जस्ट गो इनटू इट एंड देन थिंक। उसके बाद देखेंगे 10 साल बाद, 15 साल बाद कि डिसीजन क्या सही था, गलत था, क्या था। अभी तो कर दो,
अभी तो आपको जो आपकी बिकॉज आप बहुत सारी चीज़ें वैसे भी कर रहे हो, कुछ आया तो आपने कर दिया, ये क्यों ना करो? अगर आप स्मोकिंग कर सकते हो या ड्रिंकिंग कर सकते हो या बहुत सारी वैसी चीज़ें कर सकते हो जो कि शायद ऊपर नीचे आपको कर सकती हैं लाइफ में, तो ये क्यों ना करो? अगर आप थिएटर करना चाहते हो देन डू इट एंड देन थिंक आफ्टर 10 ईयर्स और 15 ईयर्स कि यार ये हो गया, ये तो फाइनेंशियली तो मैं ये हो गया, बाद की बात है। जस्ट गो इनटू इट एंड देन विल फाइंड द राइट डायरेक्शन। आपकी कॉलिंग ये है, उसको कर दो, डरो मत। बाकी हम लोग हैं, हम संभाल लेंगे पीछे से। थैंक यू सो Thank मच। you. आई थिंक बहुत अच्छा मैसेज मिला है यंग एक्टर्स के लिए भी, और जो ऑलरेडी इस फील्ड में है उन सब के लिए भी बहुत सी बातें हैं। थैंक यू सो मच। Thank you so much.